स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, एफआई एक्ट के सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस आपको पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिए और माशाल्लाह आपको वो तैयार भी हो गए हैं, आपका टेस्ट भी हो चुका है। अब ये जो है ना शेड्यूल के हवाले से हमने पढ़ना है। आपको पता है कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एफआईए की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अगर एफपीएससी आपसे पूछ लेता है कि जी एफआईए एक्ट के अंदर शेड्यूल टोटल कितने हैं, तो याद रखिएगा जस्ट एक ही शेड्यूल है, ठीक है, 1 शेड्यूल है। और इस शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि जो ऑफेंसेस, जो जराइम है पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और अंडर दिस सेक्शंस, वो कितने सेक्शंस हैं जी। इन सेक्शंस को अगर आप गिने तो टोटल 117 सेक्शंस हैं। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से। कितने सेक्शंस हैं जी टोटल? 117 जो पनिशेबल हैं अंडर दी शेड्यूल ऑफ एफआई एक्ट 1974। उसके बाद यार ये नीचे जो है ना ये रेलेवेंट जो है ना एक्ट्स वगैरह हैं जिनके तहत सज़ाएं दी जाती हैं, एफआईए जिनको डील करता है, ये टोटल कितने हैं इनको भी याद कर लो। इनकी तादाद को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ये 36 हैं टोटल। कितने हैं जी? 36 हैं। अभी जो 36 ये एक्ट्स ऑर्डिनेंसेस वगैरह डिफरेंट टाइम्स में पास हुए ना, ये स्टूडेंट्स को याद नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स की डिमांड आई है कि सर ये भी हमें थोड़ा सा ट्रिक से करवा दें, तो यार मैं आप लोगों के लिए करवाने लगा हूँ और इंशाल्लाह आपको ये भूलेगा नहीं और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। देखो, सबसे पहले नंबर पर जो आपके पास है सेक्शन 25D, सेक्शन 29 ऑफ टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के तहत जितने भी जराइम होंगे वो एफआईए एक्ट के अंडर आएंगे और एफआईए आपको उनकी सज़ा दे सकती है मुजरिम को, ठीक है। तो 1885 1885 टेलीग्राफिक एक्ट एक ही सबसे ऊपर पड़ा है, तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राफिक एक्ट 1885 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास जो है जनाब ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस 1908। अब ये जी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट का मतलब है कि जो धमाका खेज़ मवाद होता है ना, उसकी सज़ाएं किस एक्ट के तहत दी जाएंगी? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसको कैसे याद करें, तो मैं कहता हूँ यार अगर आपको ये पता है ना कम से कम के 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, आप लोगों को याद होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। तो भाई जिसको ये पता है ना कि मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, उसको ये भी पता है कि मुस्लिम लीग के बनने से हिंदुस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी थी वो खुश नहीं थी। उन्होंने जनाब 1906 से लेकर 1908 तक इतने धमाके किए ना। ये जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको इस कहानी को ट्रिक के तौर पर लेना है। ये कोई सच्ची कहानी नहीं बता रहा मैं आपको। आप ये समझ लें कि जी 1906 में मुस्लिम लीग बनी है, उसके बाद हिंदू इतने नाखुश हुए कि उन्होंने 1908 तक ऐसे ठा ठा करके धमाके किए ना कि जनाब एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट आ गया फिर 1908 में। यानी मुस्लिम लीग बनने के फ़ौरन 2 साल बाद एक्सप्लोसिव एक्ट आ गया आपका 1908 में। और इसी के साथ ही आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी याद रख लेना है, वो आगे आएगा लेकिन मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी आपने याद कर लेना है और वो किसका है जी? वो 1910 का है, 1910 का है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब का है जी? 1910 का। 1908 में जनाब एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट आया, धमाके हो रहे हैं जी 1908 में। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार ये इतने धमाके हो रहे हैं और इस धमाके की वजह ये क्या है कि जी इलाकों में बिजली नहीं है, रोशनी नहीं होती, अंधेरे का फ़ायदा उठा के जो टेररिस्ट हैं ना वो धमाके करते हैं। तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में आया है। उसके फ़ौरन बाद जो है ना बिजली का एक्ट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ गया 1910 में, धमाकों के फ़ौरन 2 साल बाद, ठीक है। देखिए मुस्लिम लीग 1906 में, उसके 2 साल बाद एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 में और उसके 2 साल बाद एग्जैक्ट बिजली का एक्ट आ गया 1910 में, ताकि गलियों में रोशनी हो और धमाकों से बचा जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो भाई ऑफिशियल सीक्रेट है, पाकिस्तान का सीक्रेट क्या है जी? 23 मार्च को आपको पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुई थी और यही हमारा सीक्रेट है कि यहीं से पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी है 23 मार्च। तो 1923 मार्च से जोड़ लो, 1923 मार्च ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 आपको उम्मीद है कि मुझे याद हो गया होगा। उसके बाद जी फॉरेनर्स एक्ट ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946। फॉरेनर्स एक्ट 1946 यार आप लोगों को पता है कि 1947 में जनाब पाकिस्तान बना है और जैसे ही 1940 मुसलमानों को पता चल चुका था कि 1947 में पाकिस्तान बन जाएगा, तो जनाब क्या हुआ उसके बाद जो है ना
मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया, भाई फ़ौरन सारे के सारे तैयारी कर लो, फ़ौरन तैयारी कर लो। 46 में ही मुसलमानों ने एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया था, भाई सारे के सारे फ़ौरन तैयारी कर लो, पाकिस्तान बनने वाला है। तो 1946 में पाकिस्तानियों ने फ़ौरन मुसलमानों ने फ़ौरन तैयारी की ताकि वो पाकिस्तान जा सकें। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946, फॉरेनर्स एक्ट 1946, फॉरेनर्स एक्ट 1946 पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले। अच्छा भाई, उसके बाद बन जाता है पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान बनता है तो 1947 में बना है आपका पाकिस्तान। कब बना है जी? 1947 में बन गया पाकिस्तान। अब ये ट्रिक्स हैं, जस्ट सच्चाई नहीं है। 1947 में पाकिस्तान जब बन गया, ये तो वैसे सच्चाई है। 1947 में पाकिस्तान बन गया तो सबसे पहला काम गवर्नमेंट को क्या करना था कि यार करप्शन को रोकना है। कायद-ए-आज़म ने क्या कहा, भाई करप्शन बहुत ज़्यादा है और खोखला कर देती है मुल्कों को, लिहाजा करप्शन को रोको। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, वो भी 1947 का है। अब देखो पीछे फॉरेन एक्ट 1946 में और फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन वो कहाँ का है? 1947 का। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि करेंसी का एक्सचेंज है, जो आपका डॉलर्स एंड रुपीज़ का जो एक्सचेंज हो रहा होता है, इसी से आपके रिजर्व्स बढ़ते हैं, इन्हीं में आपकी सारी की सारी तिजारत होती है। तो कायद-ए-आज़म ने, एम ही बता रहा हूँ, कायद-ए-आज़म ने कहा कि जी करप्शन को ख़त्म करना है, तो 1947 है। और फॉरेन रिजर्व्स की जो बात हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस की, वो भी 1947 में। दो ये 1947 वाले याद कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950। तो यार इंपोर्ट 50-50, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 50-50, इंपोर्ट 50 एक्सपोर्ट 50, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 50-50, 1950 है जी। याद होता है कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट 1950, 50-50, ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट 50-50, 1950। नेक्स्ट जनाब हमारे पास आ जाता है जी आपके पास बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। भाई ये जो अयूब खान के दौर में 1962 में आपका बैंकिंग कंपनीज़ का ऑर्डिनेंस आया था। और आपको पता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी 1962 का ही था। और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही आपका जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस है वो आया था। तो ये एक आपको वैसे भी मारूज़ याद हो जानी चाहिए। 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और बैंकिंग वाला जो ऑर्डिनेंस है वो भी 1962 में आया। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लो, बैंकिंग याद कर लो। और जनाब इसी से रेलेवेंट है कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, इसी से रेलेवेंट है आपका कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, वो आगे आएगा, वो भी यहीं पर लिखकर आप याद कर लो कि जनाब जो कॉपीराइट का जो ऑर्डिनेंस है ना आपका कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, वो भी कब का है जी? 1962 का ही है। तो ये तीन आपके रिलेट हो जाते हैं, ये तीन आपके बड़े इजीली रिलेट हो जाते हैं कि जी 1962 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आया है, 1962 में ही बैंकिंग कंपनीज़ का ऑर्डिनेंस आया है और 1962 में ही कॉपीराइट आ गया। ये याद रखो भाई। बैंकों ने कहा जी हम बैंक बन गए हैं, तिजारत अब हमारे ज़रिए होगी, हम ही लोगों को कर्जा देंगे और हमारे पास कॉपीराइट है, कोई और कर्जा नहीं देगा, कोई और बैंकों के तर्ज पर काम नहीं करेगा। तो इन्हीं बैंक से रेलेवेंट आपका क्या आ गया? कॉपीराइट एक्ट आ गया। ये जस्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये कॉपीराइट एक्ट सिर्फ बैंक के हवाले से नहीं है, जस्ट वैसे याद करने के लिए कह रहा हूँ कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस जब 1962 में आया है तो उन बैंकों ने कहा कि नहीं जी हमारे पास कॉपीराइट है, कोई हमारी तर्ज पर काम नहीं करेगा। तो 1962 बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस प्लस कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, तो 1962 में ये दो हो गए, याद हो गए जी। उसके बाद बड़ा आसान सा यार 1965 पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस, हथियारों का जो ऑर्डिनेंस है। आपको पता है 1965 में पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है, तो हथियारों की बात 1965 में ही होनी थी। उसके बाद जनाब आपका जो है कस्टम्स एक्ट है 1969, कस्टम्स एक्ट जनाब आपका 1969 आपका कस्टम्स एक्ट है। और आपको पता है कि ये जनाब याहिया साहब का दौर था और याहिया जब आया है तो ये भी आपको पता है कि आर्मी पर्सन था। याहिया का दौर जैसे ही शुरू हुआ तो कस्टम्स एक्ट, कहते ना कि वो याहिया जब आया ना तो उसके जो है अजीब व गरीब ही कस्टम थे, उसके रिवाज ही अलहदा थे। उसने आप कॉन्स्टिट्यूशन भी तोड़ दिया 1969 में और अपने कस्टम्स के हिसाब से उसने कहा कि जी अब मैं खुद इलेक्शंस करवाऊंगा। फिर 1970 में पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शंस भी हुए थे। तो भाई जनरल इलेक्शन से पहले याहिया का दौर 1 साल पहले शुरू हुआ और उसने अपने कस्टम्स ही स्टार्ट कर दिए थे, अपने रिवाज थे उसके। कस्टम का मतलब ऐसे रिवाज भी होता है ना, रीति रिवाज। तो कस्टम्स एक्ट आया 1969, कस्टम्स एक्ट 1969। उसके बाद जी 1972 में हम देख लेते हैं जी 1972 के हमारे पास जो है दो आपके रेगुलेशंस वाले एक्ट हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिपैट्रिएशन रेगुलेशन एंड फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन रेगुलेशन 1972। देखो यार 1971 में बांग्लादेश टूटकर पाकिस्तान से अलहदा हो गया, आप लोगों को पता ही है। और जब 1971 में बांग्लादेश टूटकर अलहदा हुआ है ना, तो जो आपके भुट्टो साहब थे ना, भुट्टो साहब
भुट्टो साहब ने कहा कि जी यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी निकल जाए। तो भुट्टो ने कहा हाँ भाई फ़ॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन लेके आओ, किस किस के पास जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज़ चल रहे हैं। देखो फ़ॉरेन एक्सचेंज पहले तो आया था ना 1947 में, उसके बाद भुट्टो के दौर में है 72 में। फ़ॉरेन की बातें फिर भुट्टो ने की हैं। भाई आप जो है ना बांग्लादेश टूट गया, अब सारे के सारे फ़ॉरेन ना अपने एक्सचेंज रिजर्व्स दिखाओ और अपने असेट्स की भी डिक्लेरेशन करो। भाई इस तरह याद कर लो कि जो 1971 में जैसे ही बांग्लादेश टूटा है ना 71 में, उसके फ़ौरन बाद जो है ना भुट्टो ने दोनों फ़ॉरेन वाली जो है बातें कर दी हैं। फ़ॉरेन एक्सचेंज रिपेट्रिएशन रेगुलेशन 1972 एंड फ़ॉरेन असेट्स डिक्लेरेशन 1972। ठीक है भाई, 71 के बाद क्या है 72 में दोनों बातें क्या हो रही हैं, फ़ॉरेन की हो रही हैं। भाई फ़ॉरेन दिखाओ अपने असेट्स, फ़ॉरेन अपने फ़ॉरेन एक्सचेंज दिखाओ, कभी तुम जो है बलूचिस्तान भी तोड़ दो। तो इस तरीके से 72 वाला भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 1973 की हम बात कर लेते हैं, और 1973 में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं जनाब। ये 1973 में एक तो नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1973 में, और एक हाई ट्रीजन पनिशमेंट है कि जनाब गद्दारी वाली पनिशमेंट जो होती है 1973 में। वैसे ये ओमिट हो चुका है ऊपर वाला, लेकिन चलें फिर भी याद कर लीजिएगा। वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो है ओमिट कर दिए गए ऑफेंसेस थे। तो अब टोटल वैसे 35 रह गए हैं, लेकिन इसमें अभी तक 36 ही हैं। तो ओमिट किसको किया गया, नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973। तो 1973 में आपको पता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब सारे के सारे ये आपका नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, इसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन करा लो सारे के सारे, इसके मुताबिक सारे के सारे अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो, वरना ना हाई ट्रीजन होगी, गद्दारी की सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लें आपके 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, तो भुट्टो ने कहा हाँ भाई सारे के सारे रजिस्ट्रेशन करा लो 1973 के आइन के मुताबिक, वरना सबको जो है ना हाई ट्रीजन वाली पनिशमेंट मिलेगी। 1973 का जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो भुट्टो ने कहा सारे के सारे नेशनल रजिस्ट्रेशन करा लो, वरना सबको जो है ना हाई ट्रीजन मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये 73 आपका याद हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने करना है 1974। अब 1974 में आपके पास ये तीन आ जाते हैं, इनको इंशाल्लाह याद करते हैं। नंबर 1 है प्रिवेंशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, नंबर 2 है बैंक्स नेशनलाइजेशन, और नंबर 3 है पासपोर्ट। देखो भाई सॉरी, नंबर 1 आपका प्रिवेंशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। भाई 73 में सबके सब नेशनल हो गए ना, 73 में नेशनल रजिस्ट्रेशन हो गई, पीछे बात हुई है ना 73 में, ये देखो ना ये 73 में नेशनल रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब जब 73 में नेशनल रजिस्ट्रेशन हो गई तो भाई जो भी 74 में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पाया जाएगा उसे सज़ा मिलेगी। 73 में नेशनल रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, अब उसके फ़ौरन बाद क्या है, एंटी नेशनल आ गया। 73 में नेशनल की बात हो गई, 74 में फ़ौरन क्या आ गया, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ एक्ट आ गया। जो एंटी नेशनल होगा उसे सज़ा दी जाएगी। और बैंक्स को भी नेशनलाइज की बात कर दी, बैंक्स भी भाई नेशनलाइज हो जाएंगे 1974 में। ये वैसे भी एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैंक्स की नेशनलाइजेशन कब हुई थी, 1974 में। और जब बैंक्स के नेशनलाइजेशन हो गई तो पासपोर्ट एक्ट भी 1974 में उसके साथ ही आ गया, बैंक के साथ। ठीक है, बैंक्स के नेशनलाइजेशन भी 1974 में हुई, और उसके साथ साथ पासपोर्ट भी बना दिया कि जी ये पाकिस्तान की नेशनलिटी रखने वालों हैं, पाकिस्तान के जिनके पास नेशनलिटी होगी ना उनके जो पासपोर्ट हैं उनके ऊपर लिखा होगा पाकिस्तानी नेशनलिटी, है कि नहीं ऐसा। भाई जो पाकिस्तानी होगा उसके पासपोर्ट पे क्या लिखा होगा, पाकिस्तानी लिखा होगा ना। तो भाई 1974 जो है ना नेशनलाइजेशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1974 में जितने भी जो एंटी नेशनल हैं, मैं इसको थोड़ा सा ना उस पर लगा देता हूँ, 1 मिनट प्लीज़ मुझे दीजिएगा एरोप्लेन मोड पे, ताकि दरमियान में कोई कॉल वगैरह ना आए, वरना डिस्टर्बेंस होती है, माजरत थोड़ी सी। अच्छा जी, एंटी नेशनल मैं कह रहा था कि 1974 जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ इसमें आ गई। ठीक है, उसके बाद बैंक्स की नेशनलाइजेशन हो गई, और पासपोर्ट देखो ना, नेशनलाइजेशन, एंटी नेशनल, नेशनलाइजेशन और पासपोर्ट पे भी पाकिस्तान की नेशनलिटी आ गई। तो नेशनल एंटी नेशनल वाली चीज़ें क्या कब आ गई, 1974 में आ गई। बड़ा आसानी से आपको याद हो गया। उसके बाद जनाब जो है सॉरी यार, उसके बाद जी जो है ड्रग्स एक्ट आ गया 1976 में। आपका ड्रग्स एक्ट आ जाता है, अकेला पड़ा है ड्रग्स एक्ट। ठीक है, वो कुछ लोग कहते हैं जी जो लोग नशा करते हैं ना वो बैटिंग करते छक्के बड़े मारते हैं, ऐसे ही कह देते हैं ना कि जी वो आफरीदी जो था ना वो जनाब जो है नशा करके जो ना बड़े छक्के मारता था। 1976 में भी छक्का आया हुआ है ना, ये थोड़ा बस ऐसे रिलेट कर लो यार। 1976 में छक्का आया हुआ है, एंड में 6 आया, 1976 6 पेंड हो रहा है। तो ड्रग्स एक्ट 1976
ड्रग्स एक्ट। और छक्के कौन मारता था? आफरीदी। ये समझ लो आफरीदी पठान था, आफरीदी जो है ना नस्वार रख के छक्के मारता था। नस्वार भी एक नशे की किस्म है, वह ऐसे ट्रिक लगा लो यार, कोई माजरत के साथ माइंड ना करना कोई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1979 है, और उसके बाद जो है आपका 1981 है, ये दो मैं इकट्ठे कराऊंगा। 1979 एमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 और एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान 1981, 2 साल का गैप है भाई। एमिग्रेशन की जो बात है, एमिग्रेशन भी आपको पता है कि ये मुल्क छोड़ना या किसी मुल्क में दाखिल होने की बात ही होती है। और देखो 1981 में भी एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान यानी मुल्क छोड़ने की बात है। एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस एंड एमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 79-81 आराम से याद हो जाएंगे कि जी एमिग्रेशन 1979 में है। आपको पता ही है ना कि ये आपको पता है कि जो ज़ियाउल हक़ का ये दौर चल रहा है और इस वक्त जो है लड़ाइयाँ हो रही थी, तो एमिग्रेशन ऑर्डिनेंस और एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान 1979, बस इतना याद कर लो। एमिग्रेशन 79 में है, 1979 में है, और उसके फ़िक्स 2 साल बाद एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान 1981 है। एमिग्रेशन एंड एग्ज़िट, एमिग्रेशन एग्ज़िट, एमिग्रेशन एग्ज़िट, दोनों जो ई है ना वो साथ साथ पढ़े हैं। एमिग्रेशन एग्ज़िट, एमिग्रेशन एग्ज़िट 1979 1981, 1979 1981, बड़े आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद जी 1997 आपके पास आ जाती हैं जी एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़। 1997 क्या है जी आपकी? एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़। अच्छा भाई, अब इनको जो है ना मैं रिलेट करता हूँ। देखो 1997 आपकी है एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ का एक्ट है, और यहाँ पर नीचे आओ, देखो ये है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996। तो इनको थोड़ा सा ना मिला दो आपस में। मैं कहता हूँ जी जितने भी लोग जो दहशतगर्दी करते हैं ना, वो टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करके ही दहशतगर्दी करते हैं। तो याद रख लो 96 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मेरे ख्याल है सेमीफाइनल तक गया था। तो 96 जो है ना 1996, ये टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से याद अगर आपने कर लिया तो 97 अपने आप याद हो जाएगा भाई। 96 में जो है ना टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वो दहशतगर्दी कर रहे हैं 97 में। उस बात को समझो, 1996 में टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है, और फिर उससे रेलेवेंट अगला साल है 1997 वो एंटी टेररिज्म वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट करते हैं टेररिस्ट एक दूसरे के साथ। तो 1996 में टेलीकम्युनिकेशन है, 1997 में टेररिस्ट आ गए, तो जुड़ गए ना, ये दोनों जुड़ गए ना आपस में। 1996 में टेलीकम्युनिकेशन, 1997 में एंटी टेररिज्म एक्ट, तो इनको जोड़ के याद कर लो। तो देखें ये मैं आपको जो जुड़वा रहा हूँ इस तरीके से, इसका मकसद ये है कि आपको याद हो जाए, और रिपीट बार बार कर रहा हूँ ताकि इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाए। एंटी टेररिज्म के अंदर 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो इंटर प्रोविंशियल स्कोप देखा जाएगा, प्रोविंसेस के आपस में जो स्कोप है उसको देखना है। आर इंटरेस्टेड टू द एजेंसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट यानी FIA, फेडरल गवर्नमेंट में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आ जाती है। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास 2002 वाले हम देख लेते हैं जी, कितने हैं 2002 वाले। ये देखो नंबर 1 ये है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002, और उसके बाद ये नादरा वाला है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी 2002, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 2002। अब ये 3 आ गए 2002 में। अब 2002 है आपके मुशर्रफ का दौर। 2002 क्या है आपके? मुशर्रफ साहब का दौर है, और आपको पता है कि मुशर्रफ के ऊपर जो है ना एक इल्ज़ाम है कि इसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया था। ये मुशर्रफ साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम है, सच है झूठ अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो भाई प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि ये इंसानों की जो स्मगलिंग होती है, तो ये मुशर्रफ साहब के दौर में ऑर्डिनेंस आया 2002 में, ठीक है। 2002 में ही जनाब आपका नादरा का एक्ट आ गया, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब देखो इन दोनों को आप जोड़ सकते हो कि जी नादरा का एक्ट भी 2002 में आया है, और नादरा का जो ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस 2002 में जब आया है तो सब पता चल गया कि भाई ये लोग पाकिस्तानी हैं और ये इनका ID कार्ड नंबर है, तो उनकी ट्रैफिकिंग को आप कंट्रोल कर सकते थे। नादरा में जब सारे लोगों का ID कार्ड बन जाएगा 2002 में, तो ज़ाहिरी सी बात है जब सबका ID कार्ड होगा तो लोगों की स्मगलिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड नादरा को कनेक्ट कर लो 2002 मुशर्रफ के दौर में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड नादरा, इन दोनों को कनेक्ट कर लो 2002 में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस फिर से 2002 में आ गया जी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस है 2002 वाला, तो इसको भी आप याद कर लो कि जनाब जैसे जो नादरा जो है फ़ाल हुआ है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का भी जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से क्या मुराद है? ये आपकी जो है टेलीविज़न की ट्रांसमिशन है, रेडियो की ट्रांसमिशन है, ये सारी की सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो जाती है बिजली का यूज़ करते हुए।
ऐसे निशानी के तौर पे याद कर लो। तो आप समझ लो जी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस और नादरा का जो ऑर्डिनेंस है 2000 वाला, वो 2002 वाला, वो किसको रोक रहा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक रहा है, रोक रहा है वो भी 2002 में। तो 2002 वाले इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर लो। नादरा 2002, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंट्रोल 2002 एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 2002। और ऊपर वाला 1996 वाला मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह ये 2002 वाले भी आपके हो गए। और ये कॉपीराइट वाला मैं पहले ही आपको ऊपर करा चुका हूँ कि कॉपीराइट क्या था। ऊपर जब मैंने बैंकिंग वाला पढ़ाया था कि बैंकिंग ने कहा था जी साढ़े ही कॉपीराइट हैगा और कोई कर्ज नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास है जी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007 ये आपका ऑर्डिनेंस आया है 2007 में मुशर्रफ के दौर में। और इसी को कनेक्ट कीजिएगा यहाँ पर इससे, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। इन दो को आपने भाई कनेक्ट करना है, इन दो को कनेक्ट करना है। मुशर्रफ ऑर्डिनेंस दे के गया है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007 में। मुशर्रफ ने कहा कि जी ये मेरे दौर में 2007 में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का ऑर्डिनेंस आ गया है। और फिर 7 के बाद 2016 में उसका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बना है, 9 साल बाद। ये जहन में रखना, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का ऑर्डिनेंस मुशर्रफ दे के गया 7 में, और फिर 9 साल बाद 2016 में उसका क्या बन गया? एक्ट बन गया। ऑर्डिनेंस और एक्ट में बड़ा फ़र्क होता है, इसको जहन में रखिएगा। 2007 में है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस, 2016 में है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखें, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले भी दो हैं यहाँ पर। ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस है 2007 में मुशर्रफ के दौर में। ये देखो ना 2007 वाले पहले दोनों याद कर लो, ये 2007 वाले मुशर्रफ के दौर में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग 2007 दोनों आ गए मुशर्रफ के दौर में 2007 में। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नीचे आया है, ये देखो ये 2010 में, ये 2010 में। 7 में मुशर्रफ उसको ऑर्डिनेंस दे के गया, 10 में बन गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कहते हैं ले 10 तू एनी मनी लॉन्ड्रिंग कर लिए यार, हुण तू फड़ा जाएगा। कहते हैं ना, कोई आप किसी से कहो कि हाँ भाई तूने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है, तो आजकल तो कॉमन सी बात होगी ना, अल्लाह माफ़ करे, तो कहे ले 10 यार, अब मैं तो एनी कर ली है कि तेरी बस सोच है। फिर तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का है, ले 10 मैंने तो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। और आपका साथी आपसे पूछता है, जब आपका साथी आपसे पूछे भाई कितनी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तूने, तो आप आगे से कहते हो ले 10 तेरी सोच है मैंने कितनी कर ली। तो आपका साथी 2007 में आपसे पूछता है मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक, और आप कहते हो ले 10 मैंने तो बहुत कर ली है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग साथी ने पूछा 2007 में और आपने कहा ले 10 मैंने तो बहुत कर ली। तो भाई ऑर्डिनेंस आया 2007 में और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया 2010 में। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस के मुतालिक भी आपके साथी ने पूछा 2007 में, और आपका जो साथी है ना वो आपसे कहता है कि यार तेरी उम्र सिर्फ 16 साल है, तो मेहरबानी कर तू जराइम की दुनिया से बाज आ जा। 16 साल की उम्र, तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 16 साल का है, 2016। भाई 2007 में आपके साथी ने आपसे पूछा कि यार तू क्राइम करता है। देखो उसने 7 में आपसे पूछा था कि यार तू, 7 में आपके साथी ने पूछा तू मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो आपने कहा ले 10 मैं तो बहुत मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ। तो तुम्हारा साथी 7 में ही कह रहा है यार क्राइम करना छोड़ दे मेरे भाई, अच्छी बात नहीं है। और फिर आपका साथी आपको कह रहा है यार तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 16 साल है, खुदा का खौफ करो, तुम अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है। तो 7 और 16 को इस तरह कनेक्ट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। तो इस तरह आपको ये याद हो जाएगा। ये ट्रिक्स मुझे उम्मीद है कि आपके काम आएंगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जी ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1910 वाला। आपको याद होगा कि 1908 में वो जो है एक्सप्लोसिव एक्ट आया था 1908 में। और जब धमाके शमाके हो रहे थे तो मैंने कहा था कि यार ये धमाके होते हैं अंधेरे की वजह से, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की ज़रूरत थी। तो 2 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ गया था 1910 वाला। उसके बाद जी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान जो है 2014 वाला है। आपको पता है कि ये गालबन 2014 में ही हुए थे ना, ये जो APS के जो अटैक्स हुए थे, मेरे ख्याल है शायद गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन का एक्ट भी उसी साल आया था 2010 में, ठीक है। पाकिस्तान का प्रोटेक्शन एक्ट भी कब आ गया? 2014 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गए थे उस साल। तो निचले तो मैं आपको करा चुका हूँ अपने पास पेपर पे, बेशक इनको कनेक्ट कर करके लिख लो, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। उसके बाद जी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एंड टिश्यूज़, ये अकेला 2010 में आया है। और 2010 में जो है ना वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एंड टिश्यूज़ 10,
टिश्यूज़ 10, इस तरीके से याद कर लो, टिश्यूज़ 10, टिश्यूज़ 10। मैट्रिक की बायो में पढ़ा होगा ना, 10वीं क्लास की बायो में टिश्यूज़ के मुतालिक, टिश्यूज़ 10th क्लास में पढ़े थे भाई हमने जो टिश्यूज़ के मुतालिक पढ़ा था ना 10th में पढ़ा था, 10th की बायो में। भाई मैंने जो है ना 10th की बायो में टिश्यूज़ एंड ह्यूमन ऑर्गन्स के मुतालिक पढ़ा था। आप लोगों ने किस क्लास में पढ़ा था, आप मुझे बताइएगा कि ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ के मुतालिक आपने कब पढ़ा। मैं तो अपना बता रहा हूँ भाई, मुझे तो टिश्यूज़ एंड ह्यूमन ऑर्गन 10वीं क्लास में समझ आए जाके। तो 2010 ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, इस तरह याद कर ले, 2010 ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट जनाब, ये आखिरी दो हैं आपके, आखिरी दो और एक 21 वाला है। 2018 के जो पनिशमेंट हैं वो जनाब एक आपके पास है, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स आते हैं उनकी स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। तो इन दोनों को करेक्ट कर लो यार, कनेक्ट कर लो। 18 में जो है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, ठीक है, तो ये दोनों कनेक्ट कर लो। स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग वाले 2018 में भी दो इसमें जुड़ गए हैं। और उसके बाद जनाब जो है आपका 2021 वाला ये रेवेन्यू के मामलात हैं। पनिशेबल अंडर पब्लिक प्रॉपर्टीज़, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट ऑर्डिनेंस 2021, यानी जो 21 वाला है ना वो सबसे आखिरी जो है ना वो इंक्रोचमेंट के हवाले से, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वाला 21। प्रॉपर्टी आपको पता है ख़त्म ही हो गई हैं पाकिस्तान में, कहाँ प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, गरीब लोगों के पास तो बेचारों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं ही नहीं। तो इसको सबसे आखिरी है ना, आपको पता है आजकल हालात भी ख़राब हैं पाकिस्तान के, सबसे आखिरी जो है 2021 वाला वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है। बाकी जो नीचे अथॉरिटीज़ हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो 36 है वो मैंने आपको करा दी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आप लोगों को अब तैयार हो गए होंगे। और कैसी लगी हैं आपको ये ट्रिक्स कि आपके लिए मददगार हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।